नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और खूबसूरत रचना पर बात करने वाले हैं। जी। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। हाँ। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश और विश्लेषण है, तो ग- कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हम उपन्यास की आत्मा तक पहुंच सकें। बिल्कुल। और ये उपन्यास अपने आप में खास है। खास इसलिए क्योंकि ये किसी बड़ी उथल-पुथल या कहानी के उतार-चढ़ाव पे नहीं टिका है। अच्छा। इसका पूरा ध्यान जीवन की बहुत साधारण मतलब रोजमर्रा की चीजों पर है। हाँ हाँ। आज हम इसी सादगी में छिपी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा आज का लक्ष्य यही है। उपन्यास के मुख्य विचार क्या हैं, किरदार कैसे हैं, और सबसे जरूरी वो खिड़की हाँ, वो खिड़की। जो शीर्षक में है, उसका मतलब क्या है। ये सिर्फ एक फिजिकल खिड़की तो नहीं लगती। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे विनोद कुमार शुक्ल जी साधारण चीजों में असाधारण अर्थ भर देते हैं। हम्म। इसमें लोक जीवन है, इंसानी रिश्ते हैं, प्रकृति है और मन की बहुत ही भीतरी संवेदनाओं का ताना-बाना बुना गया है। दिलचस्प। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से, विनोद कुमार शुक्ल और उनकी खास शैली। जी। हिंदी साहित्य में उन्हें एक अलग जगह मिली है, क्यों? देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी भाषा और उनका नजरिया। हम्म। वे ग्रामीण जीवन, प्रकृति और बहुत ही आम इंसानी भावनाओं को पकड़ते हैं, लेकिन उनका अंदाज बहुत सूक्ष्म होता है। अच्छा। उनकी भाषा अक्सर बहुत सरल दिखती है, मतलब पढ़ने में आसान लगेगी, हम्म। पर उसमें एक खास किस्म की मासूमियत हाँ। और साथ ही एक गहरी सोच छुपी होती है। वो चीजों को जैसा देखते हैं वैसा ही बयान करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। मुझे लगता है उनकी इसी सरलता में एक जादू है। ऐसा लगता है जैसे वो घटनाओं से ज्यादा अनुभवों पर, एहसासों पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। उनकी भाषा में एक ठहराव सा महसूस होता है, जैसे कोई तेज बहती नदी नहीं, बल्कि शांत झील हो। आपने बहुत सही पकड़ा। उनकी शैली में एक खास किस्म का ठहराव है। वो पाठक को रुककर सोचने पर मजबूर करता है। हम्म। वे छोटे छोटे विवरणों से, मामूली घटनाओं के जरिए ही जीवन के बड़े सत्य या भावनाओं को सामने ला देते हैं। वो साबित करते हैं कि गहराई के लिए जटिलता जरूरी नहीं है। तो अगर उपन्यास के केंद्रीय भाव पर आएं, तो ये किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है? जैसा हमने कहा, कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, नहीं, कोई सामाजिक क्रांति नहीं, कोई सत्ता संघर्ष नहीं, तो फिर क्या है? इसका केंद्र है लोक जीवन, मतलब आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी। हाँ, इसमें पति पत्नी के बीच का सहज, बिना शोर शराबे वाला प्यार है। प्रकृति के साथ इंसान का एक लगभग आध्यात्मिक रिश्ता है। और सबसे खास बात, साधारण से दिखने वाले जीवन से उठने वाली गहरी और सच्ची भावनाएं हैं। यानी ये उपन्यास इस विचार को सामने रखता है कि जीवन का असली मर्म, उसकी खूबसूरती या उसकी जटिलता किसी बड़े नायक या किसी असाधारण घटना में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे रोज के जीने में है, हमारे रिश्तों में, हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने में। बिल्कुल। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत भी है। ये हमें अपनी ही जिंदगी में झांकने का मौका देता है। हम्म। और इसी से जुड़ा है उपन्यास का वो अद्भुत प्रतीक, वो खिड़की। हाँ, वो खिड़की। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये महज एक आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है। हाँ, इस खिड़की पे थोड़ी और बात करते हैं। ये बार बार जहन में आती है। अगर ये सिर्फ एक भौतिक खिड़की नहीं है, तो फिर ये क्या दर्शाती है? क्या ये एक तरह का पलायन है, एस्केपिज्म? पलायन पलायन कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, हालांकि उसमें पलायन का एक अंश जरूर है, थोड़ा सा। अच्छा। ये खिड़की दरअसल जीवन की सीमाओं, रोजमर्रा की एक रास्ता और कभी-कभी उबाऊ लगने वाली हकीकतों के बीच एक एक उम्मीद की किरण जैसी है। हम्म। एक दरार जहां से रोशनी आती है। ये वर्तमान की दीवारों से परे देखने का, कल्पना करने का, प्रकृति से सीधे जुड़ने का और एक तरह की मानसिक आजादी पाने का रास्ता है। यानी ये खिड़की बाहर की दुनिया देखने के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को भी ताज़ा करने का एक जरिया बन जाती है। बिल्कुल। और उस खिड़की के पार क्या दिखता है जो इतना मायने रखता है? खिड़की के पार प्रकृति है, अपने सबसे सहज रूप में। पेड़ पौधे हैं, एक तालाब है, शायद दूर कहीं नदी का आभास है, हवा की आवाज है, सुबह शाम बदलते आसमान के रंग। हम्म। ये सब नज़ारे हैं मुख्य पात्र रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सोंसी के लिए एक मरहम की तरह काम करते हैं। अच्छा। उनकी सीमित और थोड़ी संघर्ष भरी जिंदगी में
ये खिड़की और उसके पार का दृश्य सुकून और शांति का सबसे बड़ा ठिकाना है। ये सुनकर ही एक शांति सी महसूस हो रही है। लगता है जैसे वो खिड़की उनके मन का ही एक हिस्सा बन गई हो। हाँ, कुछ वैसा ही है। चलिए अब इन मुख्य किरदारों पर आते, रघुवर प्रसाद और सोनसी। इन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। कैसे इंसान है ये दोनों? रघुवर प्रसाद कहानी के नायक हैं। एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, जी। निम्न मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जिसकी अपनी आर्थिक सीमाएं होती हैं। परिवार है, उनका पत्नी सोनसी, एक छोटा भाई है, माता पिता भी हैं। अच्छा। आय सीमित है, खर्चे पूरे करने की जद्दोजहद रहती है, जैसा कि उस दौर और उस वर्ग के बहुत से लोगों के साथ होता था। लेकिन इन सब के बावजूद रघुवर के स्वभाव में एक संतोष है, एक ठहराव है। वे परिस्थितियों से लड़ते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करके उनमें जीने का रास्ता खोजते हैं। और सोनसी, कहानी में उनकी क्या भूमिका है? क्या वे सिर्फ रघुवर की साथी हैं या उनका अपना भी एक वजूद है? सोनसी सिर्फ एक साथी नहीं है, वो रघुवर के जीवन का आधार है एक तरह से। अच्छा। वे जीवन की छोटी छोटी चीजों में रघुवर के साथ हैं, चाहे वो खिड़की से बाहर देखना हो या घर की मामूली बातों को साझा करना हो। उपन्यास उनके आपसी रिश्ते की सहजता, उसमें छुपे गहरे प्रेम और एक दूसरे के प्रति समझ को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। सोनसी की उपस्थिति रघुवर के जीवन में संतुलन और शांति लाती है। हाँ। उनका रिश्ता किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा नाटकीय नहीं, बल्कि बहुत वास्तविक और टिकाऊ लगता है। इन दोनों के अलावा कहानी में और भी पात्र हैं। छोटा भाई, माता पिता, पड़ोस के बच्चे, एक बुढ़िया का भी जिक्र आता है। जी जी। क्या ये सिर्फ कहानी को भरने के लिए है या इनका कोई खास महत्व है? नहीं, ये पात्र सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। ये सभी उस परिवेश को सजीव बनाते हैं जिसमें रघुवर और सोनसी रहते हैं। अच्छा। छोटा भाई, माता पिता, ये पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों के ताने बाने को दिखाते हैं। आस पड़ोस के बच्चे उस गांव के जीवन की सहजता और चंचलता लाते हैं। बुढ़िया शायद गुजरे हुए वक्त या परंपरा का प्रतीक हो सकती है। ये सभी पात्र मिलकर उस दुनिया को पूरा करते हैं, दिखाते हैं कि रघुवर और सोनसी का जीवन अकेला नहीं है, बल्कि एक समुदाय और परिवार का हिस्सा है। हाँ। उनके होने से कहानी ज्यादा विश्वसनीय और जमीनी लगती है। ये बात समझने लायक है। अब कहानी के प्रवाह पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर। आपने बताया कि इसमें कोई पारंपरिक कथानक या क्लाइमैक्स नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? पाठक को क्या बांधे रखता है? कहानी घटनाओं से नहीं, बल्कि अनुभवों और एहसासों से आगे बढ़ती है। अच्छा। इसकी पृष्ठभूमि एक गांव की है, जहां समय मानो ठहरा हुआ सा लगता है। जीवन बहुत धीमी, सामान्य गति से चलता है, लेकिन इसी धीमेपन में बहुत कुछ घट रहा होता है। मन के भीतर, रिश्तों के बीच, प्रकृति के साथ। रघुवर और सोनसी का खिड़की से बाहर झांकना, उस दृश्य को महसूस करना, उस पर आपस में बात करना, ये कोई घटना नहीं है, पर उनके जीवन का एक नियमित और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही छोटी छोटी चीजें कहानी को गति देती हैं। और ये छोटे छोटे अनुभव किस तरह के होते हैं? कुछ उदाहरण जो पाठक के मन पर छाप छोड़ जाते हों? हाँ, ऐसे बहुत से पल हैं। जैसे घर बनाने में इस्तेमाल हुई ईंटों का जिक्र। ईंटें? हाँ, वो ईंटें सिर्फ ईंटें नहीं हैं, वे उनके घर, उनके सपनों का हिस्सा हैं। बारिश के बाद उठने वाली मिट्टी की सौंधी महक का वर्णन है। सुबह की पहली किरण या शाम के ढलते सूरज के रंग, पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना, हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट, ये सब बहुत मामूली चीजें हैं। हाँ, रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल, पर शुक्ल जी ने इस तरह लिखते हैं कि वे जीवंत हो उठती हैं। वे दिखाते हैं कि रघुवर और सोनसी इन चीजों को सिर्फ देखते सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम भी उनके साथ उस खिड़की पर खड़े होकर ये सब महसूस कर रहे हों। जी, यही उनकी खूबी है। क्या कोई खास प्रसंग है जो मानवीय रिश्तों की गहराई को दिखाता हो? हाँ, एक बहुत ही प्यारा और मार्मिक प्रसंग है। एक बच्चा है जो किसी डर से नीम के पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे नहीं उतरता। अच्छा। उसका पिता उसे डांटता है, धमकाता है, पर बच्चा और डर जाता है, घर जाने से कतराता है। तब रघुवर और सोनसी उसे देखते हैं। वे उसे डांटते नहीं, बल्कि अपने घर बुलाते हैं, उसे प्यार से खाना खिलाते हैं, उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं। ये एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी करुणा किसी के डर को दूर कर सकती है। हाँ। ये मानवता और रिश्तों की ऊष्मा का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाकई ये बहुत प्रभावशाली है। छोटी सी घटना में कितना बड़ा संदेश छिपा है। लेकिन क्या उपन्यास सिर्फ इसी तरह की सुंदरता और शांति दिखाता है
जीवन की कठोर सच्चाइयां, सीमाएं, क्या वे मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद हैं, और यही इस उपन्यास को यथार्थवादी बनाता है। ये सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं रचता। अच्छा। रघुबर की सीमित तनख्वाह, पैसों की तंगी, घर चलाने की रोजमर्रा की चिंताएं, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब, ये सब बातें भी आती हैं। हाँ। कॉलेज में विभागाध्यक्ष का उनसे अपनी साइकिल रखने के लिए कहना, या कहीं आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेना और उसके किराए की चिंता करना, ये सब प्रसंग दिखाते हैं कि जीवन में आर्थिक और सामाजिक दबाव भी हैं, जिम्मेदारियां हैं, समाज की अपेक्षाएं हैं। तो ये खिड़की से दिखने वाली खूबसूरती और जीवन की इन सीमाओं के बीच एक तनाव भी मौजूद है। हाँ, एक हल्का लेकिन लगातार बना रहने वाला तनाव। उपन्यास ये नहीं कहता कि खिड़की से बाहर देखो और सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। नहीं। बल्कि ये दिखाता है कि कैसे उन्हीं समस्याओं, उन्हीं सीमाओं के बीच रहते हुए भी रघुवर और सौंसी अपनी खुशी के, अपने सुकून के पल ढूंढ लेते हैं। और अक्सर ये पल उन्हें उसी खिड़की के पास मिलते हैं। वो खिड़की एक तरह से उनकी ढाल बन जाती है, एक शरण स्थली। तो क्या ये खिड़की वाली दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है जहां वे असलियत से भागकर चले जाते हैं, या ये वास्तविक है? ये सवाल मन में आता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये ना तो पूरी तरह काल्पनिक है, ना ही पूरी तरह वास्तविक। अच्छा, कैसे? खिड़की के पार दिखने वाली प्रकृति, पेड़, तालाब, हवा, ये सब वास्तविक हैं। गांव का जीवन वास्तविक है। लेकिन जिस तरह रघुवर और सोंसी उसे महसूस करते हैं, उसमें उनकी अपनी कल्पना, उनकी अपनी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। तो हाँ, ये उनके लिए एक मानसिक शरणस्थली, या कहें मन के लिए एक पनाहगाह जरूर है। मन की पनाहगाह। हाँ, एक ऐसी जगह जहां वे रोजमर्रा की आपाधापी और चिंताओं से कुछ देर के लिए ही सही मुक्त महसूस करते हैं। ये वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने का एक तरीका है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। कल्पना और यथार्थ का ऐसा संगम कम देखने को मिलता है। अब अगर हम उपन्यास की भाषा और शैली पर वापस लौटें, हमने कहा भाषा सरल है, सहज है। जी, इसमें और क्या खासियतें हैं? सरलता और सहजता के अलावा भाषा में एक खास किस्म की पारदर्शिता है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों के आर पार देखा जा सकता है, सीधे भावों तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा। और इसमें गांव और प्रकृति के बहुत बारीक विवरण हैं, जो उस माहौल को आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं। भाषा बहुत काव्यात्मक भी है, लेकिन बिना किसी भारी भरभम अलंकार के। और जैसा पहले कहा, गति बहुत धीमी है। लेखक को कोई जल्दी नहीं है। वे पाठक को भी अपने साथ उसी धीमी लय में ले जाते हैं, ताकि हर क्षण को, हर एहसास को महसूस किया जा सके। और इसमें पारंपरिक कथानक की कमी को कैसे देखते हैं? क्या ये उपन्यास को कमजोर बनाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यही इसकी अनोखी ताकत है। पारंपरिक कथानक जिसमें एक शुरुआत, मध्य में संघर्ष और अंत में समाधान या क्लाइमैक्स होता है, हाँ, जो हम अक्सर देखते हैं। हाँ, उसकी यहाँ जरूरत ही महसूस नहीं होती। इस उपन्यास का आकर्षण घटनाओं में नहीं, बल्कि स्थितियों में है, वातावरण में है, किरदारों के मौन संवादों में है। मौन संवाद। हाँ, उन अनकहे एहसासों में है जो शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं। ये दिखाता है कि कहानी कहने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो अंततः ये उपन्यास पाठक को क्या देकर जाता है? इसका अंतिम संदेश क्या है? ये क्या सिखाता है, या शायद सिखाने से ज्यादा क्या दिखाता है? देखिए, ये उपन्यास कोई क्रांतिकारी बदलाव का नुस्खा नहीं देता। ये नहीं कहता कि अपनी दीवारें तोड़ दो या खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाओ और दुनिया बदल जाएगी। ये जीवन की सीमाओं को नकारता नहीं है। तो फिर ये क्या सकारात्मक संदेश देता है? ये दिखाता है कि जीवन जैसा भी है, जहां भी है, उसमें सौंदर्य खोजा जा सकता है। अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए भी साधारण से दिखने वाले जीवन में भी प्रेम, करुणा, कल्पना और आनंद के अनगिनत क्षण बिखरे पड़े हैं। जरूरत बस उन्हें देखने और महसूस करने वाली नजर की है। हाँ। वो खिड़की इसी संभावना का प्रतीक है। हमारे अपने जीवन के अंदर एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हमारी आत्मा को सुकून मिल सके, जहां हम बाहरी दबाव से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो सकें। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीवन का अर्थ बड़ी बड़ी सफलताओं या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इन छोटे छोटे अनुभवों को पूरी तन्मयता से जीने में, हाँ, प्रकृति से जुड़ने में और अपने आसपास के रिश्तों की गर्माहट को सहेज कर रखने में ही निहित है? बिल्कुल। मेरे विचार में यही इस उपन्यास का सबसे गहरा और स्थायी संदेश है। जीवन की पूर्णता इसी सहजता, इसी संवेदनशीलता में है। यह हमें रुक कर अपने आसपास देखने और महसूस करने को कहता है। अद्भुत। तो संक्षेप में हमने समझा कि कैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, सादगी के पर्दे में छिपी हुई गहरी मानवीय संवेदनाओं और जीवन के सौंदर्य को उजागर करता है। जी। विनोद कुमार शुक्ल की कलम साधारण को असाधारण बना देती है, और वो खिड़की महज दीवार का एक सुराख ना रहकर कल्पना की उड़ान,
प्रकृति से संवाद और मुश्किलों के बीच राहत पाने का एक शक्तिशाली रूपक बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। ये उपन्यास हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी शायद एक नई नजर से देखने की प्रेरणा देता है, उसमें मौजूद अनदेखी खिड़कियों को पहचानने की। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार, तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए ऐसी खिड़कियां तलाश पाते हैं? जरूरी नहीं कि वो कोई भौतिक खिड़की ही हो। हाँ, बिल्कुल। शायद वो खिड़की प्रकृति का कोई कोना हो, किसी प्रियजन के साथ बिताया सुकून का पल हो, संगीत या कला में डूब जाने का अनुभव हो, या बस कुछ देर का मौन जहां हम दुनिया की भागदौड़ से कटकर सिर्फ अपने होने को महसूस कर सकें। सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां हमारे जीवन को कितना सुकून और कितना अर्थ दे सकती हैं।